Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objective for you. Number 1. We will going to explain the structure of observed learning outcome, commonly known as Solo taxonomy. Number 2, we will differentiate between surface and deep learning. Number 3, we will discuss surface and deep learning in different levels of Solo taxonomy. At the bottom of the page, you can see a reference. So whatever the material I will going to present you in this presentation, I have taken it from this reference. I will going to share it on the Google Classroom as well. The structure of observed learning outcome, that is Solo taxonomy. The first question that should come into our mind is that who are the people actually created that taxonomy. Their names are Biggs and Collis. 1982 to 1986, what they did, actually they have taken the assessment responses of students belonging to different disciplines and they carefully analyzing them. Analyzing what? The responses of a student's assessment. In simple word, उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए, असाइनमेंट्स ली जो स्टूडेंट ने की थी और जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस थे, जो उस तरीके से उन्होंने उन टेस्ट के सवालात के जवाबात दिए थे, उन जवाबात का एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उन्होंने क्या नतीजा निकाला कि स्टूडेंट्स ने इन सवालात के जो जवाबात दिए हैं वो जवाबात किस लेवल के हैं और उन जवाबात को पढ़ के क्या पता चलता है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग उनकी इस सब्जेक्ट के बारे में किस लेवल की है। क्या स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उनके सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें वो सिर्फ अपनी पूछे गए सवालात में सिर्फ डेफिनेशंस लिख सके, वो जो उनकी टेक्स्ट बुक में मटेरियल था उसको रट्टा मार के लिख सके, वो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में मौजूद थी या बिल्कुल सिंपल और बेसिक लेवल की है सिर्फ वो एग्जांपल्स दे सके, या उनके सवालात के जवाबात को पढ़ के ये लगता है कि उनको अपने सब्जेक्ट में डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो मल्टीपल किस्म की एग्जांपल्स देने के काबिल है, वो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करके बिगर पिक्चर को बनाने के काबिल है। सो स्टूडेंट्स की असेसमेंट का उन्होंने एनालिसिस किया कि स्टूडेंट के जवाबात किस लेवल के थे और उनके जवाबात को पढ़ के क्या पता चलता है कि स्टूडेंट का अपने सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्या वो बेसिक है, क्या वो रट्टा बेस है, क्या वो मामूली है, क्या वो सोफिस्टिकेटेड है या वो कॉम्प्लेक्स है और इंटेलेक्चुअली रिच है। The Solo taxonomy describes levels of progressively complex understanding. So what we will going to see in the Solo taxonomy, we will going to see different levels of understanding. The Solo taxonomy में हमारे पास multiple levels हैं, उन मल्टीपल लेवल्स में हमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे खड़ा है अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। क्या वो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, क्या उसकी अपने सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल की है, क्या वो अपने सब्जेक्ट के ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जॉर्गन्स हैं, टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो उसकी फिंगर टिप्स पे हैं, क्या वो अपने सब्जेक्ट में जानता है कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे जो मल्टीपल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसमें किस किस्म की रिसर्च हो रही है, उन्हें कैसे इंटर रिलेट किया जाता है, क्या वो अपने सब्जेक्ट के बारे में इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है कि उसे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेट कर सकता है। सो ये है हमारे सोलो टेक्सोनॉमी के मल्टीपल लेवल। हर लेवल पे हमें क्या पता चल रहा है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और कैसे वो अंडरस्टैंडिंग सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है, कैसे उसका प्रोग्रेशन है, कैसे वो सरफेस से डीपर जाती है। आपको सोलो टेक्सोनॉमी इस चीज़ को समझने में हेल्प आउट करेंगे इसके मल्टीपल लेवल्स। Solo are intended to be relevant to all subjects in all disciplines. In solo, understanding is conceived as an increase in the number and complexity of connections students make as they progress from incompetence to expertise. Definitely,
सोलो टेक्सोनॉमी हमें बताती है कि स्टूडेंट का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्या वो सिंपल लेवल का है, इनकॉम्पिटेंट लेवल का है, या वो एक्सपर्ट लेवल का है। और ये हमें कैसे पता चलते हैं? नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्शंस, कि स्टूडेंट जब सवालात के जवाबात देते हैं तो वो जवाबात कितने इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसमें कितनी मल्टीपल एग्जांपल्स होती हैं, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं क्या वो उनको इंटर रिलेट करके सवालात के जवाब दे सकते हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो उनकी एक्सपर्टीज़ बताती है। और अगर नहीं होती तो वो क्या होता है, अगर बेसिक रट्टा मारे हुए जवाबात होते हैं तो वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में एक इनकॉम्पिटेंस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है। Before moving ahead towards the model, the solar taxonomy, and going and read it out what levels are, we need to understand the difference between surface and deep learning, because these are the foundation on which the solar taxonomy is actually built up. So हमें ये समझना है कि सरफेस और डीप लर्निंग होती क्या है। सरफेस लर्निंग वो होती है कि जब स्टूडेंट क्लास में एंटर होते हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, और वो सब्जेक्ट जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं पढ़े होते, उन सब्जेक्ट को वो शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मेजॉरिटी और लार्जली डिपेंडेंट होता है मेमोराइजेशन पे। वो रट्टा मारते हैं, वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक डेफिनेशन को, बेसिक टर्म्स को, बेसिक जॉगन्स को समझते हैं और उन्हें अपनी फिंगर टिप्स में याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो है उसको याद कर लेते हैं। और ये जो याद करने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का, मेमोराइजेशन, ये सरफेस लर्निंग कहलाता है। और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग वो है जहाँ आप चीज़ों का रट्टा नहीं मारते, आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट का इंटर रिलेशनशिप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, और आप उससे मल्टीपल एरियाज़ पे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख सकते हो। तो आपकी एकेडेमिया का की पर्पस ही यही है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि हम स्टूडेंट्स को पहले सरफेस लर्निंग पे लेके आएँ, जहाँ वो जब अपने प्रोग्राम में एंटर होते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता और उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, वो बेसिक रट्टा मार रहे होते हैं, उस लर्निंग से उठा के डीपर लेवल ऑफ लर्निंग तक लेके आए। सरफेस लर्निंग का मतलब है इनकॉम्पिटेंस लेवल और डीपर लर्निंग का मतलब है एक्सपर्ट्स लेवल। तो आपकी पूरी एकेडमिक प्रोसेस का मकसद क्या है कि आपको इनकॉम्पिटेंस से कॉम्पिटेंस की तरफ लेके आए, सरफेस लेवल ऑफ लर्निंग से डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके आए। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी में 4 लेवल्स हैं। 2 लेवल्स सरफेस लर्निंग पे फॉल करते हैं और 2 लेवल्स हमारे डीपर लर्निंग लेवल पे फॉल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो 4 लेवल्स हैं, उनके पहले 2 लेवल्स यूनिस्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल सोलो टेक्सोनॉमी का, वो सरफेस लर्निंग पे फॉल करता है। स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी यूनिस्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है अपने सब्जेक्ट के बारे में, एक्चुअली उनकी सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही होती है। जैसे जैसे स्टूडेंट मेहनत करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में अपीयर होते जाते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजरते जाते हैं, तो वो उनकी अपने सब्जेक्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, और ये क्या कहलाती है? डीपर लेवल ऑफ लर्निंग। So once we have a taxonomy, it makes it possible in the course of learning, teaching, or assessing a subject to identify in broad terms the level at which a student is currently operating. So how this taxonomy helps teacher and students? If you know this taxonomy, कि इस taxonomy के actually 5 levels हैं, लेकिन हम इसका जो पहला level है उसको taxonomy से अमूमन निकाल देते हैं, और जब हम उसको define करेंगे you will come to know it why. इफ़ यू नो ऑल द लेवल्स, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप समझ जाते हैं कि सोलर टेक्सोनॉमी क्या है और क्या 4 अंडरस्टैंडिंग या 5 अंडरस्टैंडिंग लेवल हैं, तो इससे आपको क्या मदद मिल सकती है एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट? उससे आपको ये मदद मिल सकती है एज अ टीचर कि टीचर जब असेसमेंट बनाता है, सवालात देता है, क्लास में क्वेश्चन आंसर करता है, टेस्ट लेता है, क्विज लेता है, उसमें स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो टीचर को ये पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट या मल्टीपल स्टूडेंट किस लेवल पे खड़े हैं, उनका अपने सब्जेक्ट का या इस एरिया में अंडरस्टैंडिंग लेवल
कौन सा है। और फिर टीचर क्या कर सकता है, वो उनके लिए बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिवाइस आउट करता है, उनको बेहतर टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो उस लेवल से उठ के अगले लेवल तक चले जाते हैं। क्यों ये करना ज़रूरी है? क्योंकि आपकी एकेडीमिया का आपकी पूरी एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि आपको सरफेस लर्निंग से उठा के डीपर लर्निंग तक लेके जाया जाए, ताकि आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सकें, आप में एक एक्सपर्ट लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो सके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल से एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक आ सकें। So here is a simple picture where you can see how it works. So at the very top you can see the surface learning and the deeper learning. On the left there is a surface learning, और surface learning के अंदर आपकी सोलो टेक्सोनॉमी के 3 लेवल आ रहे हैं, प्री स्ट्रक्चर्ड, यूनी स्ट्रक्चर्ड एंड मल्टी स्ट्रक्चर लेवल। जैसे जैसे स्टूडेंट मेहनत करते जाते हैं, अगले सेमेस्टर्स में आते जाते हैं, वो अपने बीएस प्रोग्राम से एमएस और पीएचडी में आते जाते हैं, तो उनकी अपने सब्जेक्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है कंटेंट की, वो यूनी स्ट्रक्चर मल्टी स्ट्रक्चर नहीं रहती, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ जाती है, और ये एक्सपर्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। सो आई कैन रीड आउट few things into you what is written here. यूनी स्ट्रक्चर लेवल पे या सरफेस लेवल पे मोस्टली स्टूडेंट कंक्रीट फैक्ट्स का रट्टा मार लेते हैं। उन्हें ये पता होता है कि डेफिनेशन क्या है, उन्हें ये पता होता है कि एक सॉलिड एग्जांपल क्या है, दैट्स ऑल। लेकिन एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, डीपर और एक्सपर्ट लर्निंग लेवल पे स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बनाते हैं, और वो क्या होते हैं, वी विल गोइंग टू टेक इट अप। देन लेट्स टेक इट अप हियर कि जब स्टूडेंट नए नए क्लास में आते हैं और जब वो नए नए सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका कॉग्निटिव कैपेसिटी लो होती है उस सब्जेक्ट में। इट डजंट मीन बाय दैट कि आपके हर सब्जेक्ट में आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी लो हो, इट डिफर्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रायर नॉलेज होती है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन ज़्यादा होती है, उस सब्जेक्ट में आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी डेफिनेटली उस सब्जेक्ट से बेहतर होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। और जब भी स्टूडेंट्स शुरू में कोर्सेज़ में आते हैं, वो पहली दफ़ा सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात के जवाब देने की लो ही होती है। जैसे जैसे स्टूडेंट आगे पढ़ते जाते हैं और अगले लेवल्स तक पहुंचते हैं, तो उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी हाई होती चली जाती है। Over here you are actually looking at the 4 levels of solar taxonomy, and I already told you कि solar taxonomy में 4 नहीं 5 levels हैं, but ये 4 levels हैं जो active levels हैं। ये levels क्या हैं? ये levels हैं कि स्टूडेंट की अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। या तो वो यूनी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है, या मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होता है, या रिलेशनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होता है, या एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट की अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है? जब आप उसे क्विज लोगे और वो आपको आपके सवालात के जवाब देगा, आप उन जवाबात को पढ़ के बता सकते हो कि स्टूडेंट लेवल 1 पे है, मैनी पे है, रिलेट्स पे है, या एक्सटेंड पे है। Let's go and check it out exactly what they are. First level is unistructure, that is one. What it is? One aspect of a task is picked up or understood serially, and there is no relationship of facts or ideas. So at the first level, जब भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो टॉपिक हम उन्हें पढ़ाते हैं उस टॉपिक को मेमोराइज़ करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं, और अलग अलग रट्टा मारते हैं, और एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, तो हमने 3 चीज़ों को रट्टा मारना है। मे बी हाफ सेमेस्टर बाद आपको बता सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में इतने कॉन्सेप्ट थे, इतने कॉन्सेप्ट को याद करना है, और चैप्टर नंबर 2 में इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट थे, तो वो 1 बाय 1 हर कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। सो ये है एक बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स का। मल्टी स्ट्रक्चर लेवल में वो 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को
इकट्ठे पढ़ सकते हैं, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं और बेसिक लेवल पे उसको याद कर सकते हैं. Relational level पे actually several aspects are integrated so that the whole has a coherent structure and meaning. So what they can do at the relational level, जो कि एक बहुत बेहतर लेवल है किसी भी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल है स्टूडेंट्स का, इसके अंदर स्टूडेंट्स उसके किसी भी सब्जेक्ट में जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं उनके इंटर रिलेशनशिप को जान सकते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फिलहाल जो हमारा कोविड-19 की हालात जा रहे हैं उनके बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं कि इकोनॉमी कैसे इंटर रिलेटेड है हमारी इकोलॉजी के साथ और इकोलॉजी कैसे इंटर रिलेटेड है ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारी सोशल एस्पेक्ट के साथ, और हाउ दे ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. जनरली इकोलॉजी इटसेल्फ एक अलग सब्जेक्ट है, उसके अपने अप्रोचेस हैं, वो उसके अंदर हम नेचुरल साइंसेस के मुख्तलिफ फेजेस को देखते हैं, उसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल्स रूल्स को पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे नेचुरल साइकिल्स हैं और नेचुरल फिनोमेना हैं हम उसको स्टडी करते हैं. लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इकोलॉजी के तमाम फैक्टर्स को इकोनॉमी के साथ इंटर रिलेट करते हैं और फिर इकोनॉमी को किससे करते हैं, सोशल लाइफ के साथ. सो अब आप कोविड-19 को देख लें. कोविड-19 जो है कैसे हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रही है और कैसे हमारी इकोनॉमी जो इफ़ेक्ट हो रही है वो हमारी एक पर्सनल सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हमें खौफ और हरास पैदा हो जाता है और हम मार्केट में भागते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं. या हमारी कैसे कल्चर वैल्यूज़ जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं सिर्फ एक वायरस की वजह से, और कैसे हमारा पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और हमारी इकोलॉजी इस लॉकडाउन से कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, उस पर क्या अच्छे असरात पैदा हो रहे हैं. That is a relational level of understanding about any subject, जहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करके एक बिगर पिक्चर को देख सकते हो. Extended abstract level, it is the higher level of understanding. It is the abstract level of understanding, expertise level of understanding of any person about his or her own subject. और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप उसे जर्नलाइज कर सकते हो फाइंडिंग्स को अपने सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट्स पे और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे ले जाके उसे जनरलाइजेशन की फॉर्म पे ला सकते हैं. एंड वी विल गोइंग टू चेक इट आउट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ in the coming slides. So over here I have a figure in front of you. It is the same thing. It's a solar taxonomy. So the common thing what you can find out in solar taxonomy and in Bloom taxonomy, हायरार्की. इनकॉम्पिटेंस आपके बिल्कुल निचले लेवल पे, जैसे जैसे आपका हायर लेवल आता जाता है आपकी क्या डेवलप हो जाती है, कॉम्पिटेंस. सो एट द वेरी फर्स्ट लेवल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है फेल, इनकॉम्पिटेंट एंड मिसेस पॉइंट. ये वो चीज़ है जो कि सोलो टेक्सोनॉमी की मोस्टली डेफिनेशंस या स्ट्रक्चर्स में हमें नज़र नहीं आती और हम इसको कहते हैं प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल. ये वो लेवल होता है कि जब भी स्टूडेंट पहली दफ़ा क्लास में एंटर होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल आपने बीएस इंग्लिश में या बीएफए में एडमिशन ले लिया, पर इससे पहले आपने कभी फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी. हो सकता है आपने प्री इंजीनियरिंग रखी हो एफएससी में या एफए किया हो और उसमें आपके मेजर में फाइन आर्ट्स मौजूद ही ना हो, या आपने इंग्लिश को पढ़ा हो लेकिन आपके पास प्री मेडिकल हो और बाद में आपने सोचा हो कि अब मैं बीएस इंग्लिश में एडमिशन मुझे मिल गया है, मैं इसमें अपना कैरियर परसू करता हूँ. तो फर्स्ट ईयर में जब आप पहली क्लास में एंटर होते हो और आपको उस नए सब्जेक्ट के बारे में जिससे पहले आपका कोई प्रायर नॉलेज या एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जो भी सवाल अगर पहली क्लास में टीचर करे तो आप उन सवाल के जवाब नहीं दे पाते. क्यों? क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता. आपकी टोटल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या होती है, आप इनकॉम्पिटेंट होते हो. और जो लेक्चर हो रहा होता है शुरू के दिनों में उनमें मोस्टली पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं और हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आती. सो ये हमेशा हम सब का, जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये हमारा पहला लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम कहते हैं प्री स्ट्रक्चर. और इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअली हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं. अगला लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या आता है, जिसमें हम उस सब्जेक्ट के बारे में समझने के लिए चैप्टर्स का रट्टा मारना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को याद करना शुरू करते हैं और हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग याद करते हैं.
वन बाय वन। और जब हमारे पास सवालात आते हैं तो हम कैसे सवालात के जवाब दे सकते हैं? जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो, जहाँ नेम पूछा जा सकता हो। लाइक मैं पूछ सकती हूँ कि आप जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन लेवल्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो आप तमाम के तमाम नाम लिख दोगे याद करके, अगर आपको इस लेवल पे हो। आप सिंपल प्रोसीजर फॉलो अप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप लेसन प्लान बनाएं, और लेसन प्लान बनाने की मैं आपको सिंपल स्टेप बता दूँ, तो आप उसके स्टेप फॉलो करके एक सिंपल लेसन प्लान बना लोगे। दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। द अदर लेवल इज़ अ बेटर लेवल, दैट इज़ अ it is not a uni level, it is actually a multi structure level. इसके अंदर you know and learn so many concepts of your subject, और उसमें आप किस किस्म के सवालात के जवाब दे सकते हो जो इल्म से रिलेटेड है। कंबाइन, डिस्क्राइब, परफॉर्म सीरियल स्किल्स लिस्ट। Then we have another better structure, that is a relational level structure. रिलेशनल लेवल स्ट्रक्चर में या अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ढेर सारे पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, वो उनकी फिंगर टिप्स पे होते हैं, बल्कि वो इनको रिलेट करके एक फॉर्म, पिक्चर, शेप भी निकाल लेते हैं। दे कम टू नो अबाउट इट कि आपकी रियल लाइफ में ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग काम नहीं करते, ये इंटर रिलेट है। एंड हाउ दे मेक अप अ स्टोरी, हाउ दे मेक अप अ chaos, how they make up a problem, and how they make up a form or a structure. These kind of questions के लेवल के जो है आंसर वो दे सकते हैं। आपका जो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस लेवल है, दैट इज ओवर हियर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। उसमें आप ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के तमाम कॉन्सेप्ट को जानते होते हो, वो आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं, आप ना सिर्फ उनको इंटर रिलेट करके कोई फॉर्म और स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हो, बल्कि वो जो भी थ्योरी स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट करते हो, आप उसे दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज नॉन एज जनरलाइजेशन एंड थ्योराइजिंग। अब हम वन बाय वन ईच स्टेज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहली स्टेज कहलाती है प्री स्ट्रक्चर स्टेज, एंड जनरली हम इसको कहते हैं स्टेज ऑफ इग्नोरेंस। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये स्टेज ऑफ इग्नोरेंस क्यों होती है, क्योंकि आपका पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना है क्लासरूम में ऐसे सब्जेक्ट में जिसे आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा। सो क्या होता है, स्टूडेंट डू नॉट येट अंडरस्टैंड द नॉलेज दे आर सपोज टू लर्न। पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में, पहले हफ्तों में स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आती कि ये हम क्या पढ़ें, ये क्या कॉन्सेप्ट है। दे डोंट नो हाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलेवेंट आइडिया। उन्हें ये नहीं पता होता कि अब हमें असाइनमेंट मिली है तो हमें इसके लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा। मैं इस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। Students don't get the point of the idea at all. Ideas may be applied simplistically at this level, and or maybe they are guessing. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में स्टूडेंट्स को मोस्टली आइडियाज समझ में नहीं आते। वो अभी बेसिक लेवल से गुजर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें रीडिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ उन्हें बार बार उन आइडियाज़ को बताने की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को आधे आइडियाज़ या आधे कॉन्सेप्ट या आधा लेक्चर तो समझ ही नहीं आते। जब टीचर्स उनसे सवालात करते हैं क्लास में, तो जो स्टूडेंट जवाब देते हैं या तो बहुत सिंपल लेवल के जवाब होते हैं, बहुत बेसिक लेवल के, या स्टूडेंट गेस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो अबाउट इट। दैट इज अ प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल एंड दैट इज अ लेवल ऑफ इग्नोरेंस। When teacher asks different questions at this level to the students in the classroom, तो स्टूडेंट के जवाब कैसे होंगे? स्टूडेंट आंसर डेमोस्ट्रेट they don't know the answer or they don't understand the question, या वो आपको irrelevant और अजीबोगरीब जवाब देंगे जिसका उस सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, या वो वही चीज़ें रिपीट कर देंगे जो आपने उन्हें बताई थी या किताब में लिखी थी। they cannot take out their own ideas. So let's take an example. हमारे पास एक सवाल है, हम सपोज करें कि आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट सेमेस्टर है, और आप करिकुलम डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं। उसमें आप सोलो टेक्सोनॉमी से शुरू करते हैं। आप स्टूडेंट को शुरू में सोलो टेक्सोनॉमी पढ़ाते हैं
और 3 हफ्ते बाद ये सवाल करते हैं, वाई यूज द सोलो टेक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स। तो पहले दूसरे हफ्ते बाद स्टूडेंट्स क्या जवाब देंगे? अगर मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो कहेगा, आई एम सॉरी मैडम, आई डोंट नो। कोई ज़रा बेहतर होगा तो कहेगा, वी आर सपोज टू डू व्हाट, or maybe you get an answer like that. That's what good learning is all about. None of the answer is actually relevant to the question. So प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल पे जब हमारे पास नए नए स्टूडेंट आते हैं और शुरू में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मोस्टली उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के बारे में ना होने के बराबर होती है, और जब सवालात किए जाते हैं तो उनके जवाब अजीब व गरीब होते हैं। सो आप इन जवाब को पढ़ के बता सकते हैं कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है? डेफिनेटली इग्नोरेंट लेवल पे। देन यहाँ से हमारी सरफेस लेवल स्ट्रक्चरिंग और लर्निंग शुरू होती है, and that is actually in some examples it is the first level of solo taxonomy, in some it is the second level of solo taxonomy, and it is unistructured level. इसमें सरफेस लर्निंग होती है और स्टूडेंट से क्या डिमांड की जा रही होती है कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने होती है, और स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में फर्स्ट टर्म में 4-5 जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनका धड़ाधड़ रट्टा लगाते हैं और उनको बार बार याद करते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज़ को वो क्या करते हैं, दे नीड टू रिमेंबर। जब उनसे सवालात पूछा जाता है तो वो 2 मिनट आपकी शक्ल देखते हैं, फिर कहते हैं यस मुझे याद आ गया। उसको क्या करते हैं, वो रिकॉल करते हैं और आपको एग्जैक्ट वही बता देते हैं जो किताब में लिखा होता है या जो नोट्स आपने उन्हें दिए होते हैं या जो पढ़ाया होता है। ये है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उनके सब्जेक्ट के बारे में, जो इग्नोरेंट से बेहतर होता है। और यहाँ स्टूडेंट क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं, 2-3 महीना 1.5 महीना, और पढ़ने के बाद उनको अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसकी बेसिक चीज़ों का रट्टा लग गया होता है। सो ये वो लेवल है जहाँ हमारे पास क्वांटिटेटिवली स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्वालिटेटिवली नहीं बढ़ती। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी चीज़ें उन्होंने याद कर ली, कितने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट का रट्टा मार लिया। अगर 14 चैप्टर्स हैं तो 6 चैप्टर्स उनकी फिंगर टिप्स पे आ गए कि हर चैप्टर में इतने क्वेश्चंस थे, उनके जवाब ये हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स ये हैं, इतने फार्मूलाज हैं और इन फार्मूलाज से मैं ये सवालों के जवाब दे सकता हूँ। सो इट इज़ इन द क्वांटिटी, नाउ दे आर मेमोराइजिंग इट, and what else they can do. Students have learned a relevant aspect of the whole. Whole is a big picture. So छोटे छोटे जितने भी एस्पेक्ट हैं, आपको बड़ी पिक्चर समझाने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे याद कर लेते हैं। एबल टू मेक सिंपल ऑब्वियस कनेक्शन, छोटे मोटे कनेक्शन भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल करिकुलम और इंस्ट्रक्शन में क्या रिलेशनशिप है वो बता सकते हैं कि टीचर्स को करिकुलम गाइड करता है कि कैसे लेसन प्लानिंग करनी है, क्या पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट और टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बिगर आइडिया क्या है, वो ये नहीं बता पाते। कॉम्प्रिहेंशन जो होती है स्टिल उनकी डिस्कनेक्टेड होती है, बहुत रियलिस्टिक और रिडक्शनिस्टिक और ओवर सिंप्लीफाइड होती है। सो वो उसको सोफिस्टिकेटेड लेवल पे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करके नहीं बता पाते। They may be able to achieve outcomes connected to the idea at the level of recollection, comprehension, interpretation of Bloom's taxonomy के comprehension level पे होते हैं students, जब उनका अपने subject के बारे में understanding किस level की होती है, uni-structured level की। इसका मतलब है उन्हें ढेर सारे concept का रट्टा लग चुका होता है और वो conceptual understanding जानते होते हैं। जब टीचर्स उनके लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाते हैं तो उनमें कौन सा एक्शन वर्ब हो सकते हैं? Define, identify, count, recite, find, note, seek, sketch, etc. अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या मकसद है? What is the purpose of teaching and what is the purpose of students learning? और दोनों की क्या जिम्मेदारी है? टीचर स्टूडेंट दोनों की जिम्मेदारी है कि वो प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल से उठें और यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल तक आ जाए। और टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को
प्री स्ट्रक्चर लेवल से उठाए और यूनि स्ट्रक्चर लेवल तक लेकर आए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके आए उसके सब्जेक्ट में जिसमें उसने अपना कैरियर परसू करना है और कल को एक्सपर्ट बनना है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर अगले लेवल तक पहुँचे अपना एक लेवल कंप्लीट करके। सो टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स ढेर सारे टेस्ट बना सकते हैं, क्विज़ेस बना सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे अब स्टूडेंट उन सवालात के जवाब देंगे, असाइनमेंट्स करके भेजेंगे, क्विज़ेस देंगे, टेस्ट देंगे, और टीचर जब वो टेस्ट देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स की कॉमन गलतियाँ क्या हैं, उनकी मिसकंसेप्शंस क्या हैं, अरेनियस बिलीफ क्या है, और टीचर क्या करेंगे? दे विल गोइंग टू सरफेस इट। वो स्टूडेंट को दोबारा बताएंगे कि वेयर यू आर रॉन्ग एंड करेक्ट दीज कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज़ अ वन वे कि टीचर स्टूडेंट की मिसकंसेप्शंस को, अरेनियस बिलीफ्स को दूर करें with the help of a test once they come to know about it. That is a way students का जो प्री स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट में उसको लेके जाएं यूनि स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक। नाउ द क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कैरियर के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में। स्टूडेंट मस्ट लर्न द ग्राउंड रूल्स ऑफ देयर स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स। What is a set? Standards, jargons, assumptions, and consider evidence, how to conduct research, and so forth. So, आप जिस भी एरिया के स्टूडेंट हो, आप जो भी कैरियर परसू कर रहे हो, zoology कर रहे हो, बॉटनी कर रहे हो, BBIT कर रहे हो, BS इंग्लिश कर रहे हो, आप BS फिजिक्स कर रहे हो, या BFA कर रहे हो, या BS इकोनॉमिक्स कर रहे हो, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप प्री स्ट्रक्चर से यूनि स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक जाने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो भी ग्राउंड रूल्स हैं सब्जेक्ट के, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपने उन्हें याद करना है। यू नीड टू नो द टर्म्स, you need to know all the technical definition, the foundational examples, jargons, and everything of your subject. If your subject is practical oriented, you need to know the basic protocols and the procedures and the steps. So this is your responsibility to develop expertise and learn all of this stuff. लेकिन ये वो लेवल होता है जहाँ स्टूडेंट को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक लेवल है और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले नहीं पढ़ी होती, तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती है वो लगता है कि इट इज़ टू मच। सो व्हाट टीचर्स एंड स्टूडेंट बोथ कैन डू टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस न्यू टू मच mess of information, the chaotic information, they can structure it. टीचर उनको स्ट्रक्चर्ड करके लर्निंग सिखा सकते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड करके, प्लानिंग करके, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके अपने टाइम को और अपने कॉन्सेप्ट को जो सब्जेक्ट के हैं उससे याद कर सकते हैं। सो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे अगर सवाल पूछा जाए, जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे है उसके सब्जेक्ट की, तो वो कैसे सवालात के किस किस्म के जवाब देगा? Student answer will provide a relevant fact, correctly identify something. बिल्कुल वो डेफिनेशन बता देगा, वो बता देगा जी किताब में ये एग्जाम्पल लिखी है और आपने ये एग्जाम्पल बताई थी। उसकी ये नहीं बता सकता कि अगर मैं करिकुलम डेवलपमेंट को या ये जो एलिमेंट्स हैं या करिकुलम की डेफिनेशन को मदरसा स्कूल पे ले जाऊँ तो इसकी डेफिनेशन कैसे बदल जाएगी? कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी? जो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट के बारे में, वो ऐसे सवालात के जवाब नहीं दे सकते। लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन कि अगर हम वही सवाल करें, व्हाई यूज द सोलो टेक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम, कि आपने स्टूडेंट को सोलो टेक्सोनॉमी पढ़ा दी, अब 1.5-2 माह हो चुके हैं, अब आप जब उनसे दोबारा ये सवाल करेंगे, स्टूडेंट्स ने सोलो टेक्सोनॉमी के मेन कॉन्सेप्ट्स का रट्टा मार लिया, उन्हें उसकी टर्मिनोलॉजीज़ का पता चल गया और वो बेसिक चीज़ों को मेमोराइज कर चुके, तो आप 4 स्टूडेंट की 4 किस्म के जवाब आपको दे सकते हैं। जवाब नंबर 1, सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू चूज एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस। सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू प्लान एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज अ यूजफुल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और चौथा स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू यूज आउटकम्स टू इनकरेज डीपर अप्रोचेस टू लर्निंग। आप ये तमाम की तमाम चीज़ें डेफिनेशंस हैं, सोलो टेक्सोनॉमी के पार्ट्स हैं, सोलो टेक्सोनॉमी के पर्पसेस हैं। स्टूडेंट्स ने क्या किए हुए? रट्टा मारे हुए।
और हर स्टूडेंट ने जो चीज़ उसे याद है, उसकी मेमोरी में थी, उसने इमीडिएटली सिर्फ उस चीज़ का आइसोलेटेड एक सिंगल जवाब दे दिया, बट एटलीस्ट इट्स अ गुड आंसर. नाउ द अदर लेवल, इट इज़ अगेन द सरफेस लेवल लर्निंग. इसमें स्टूडेंट्स की जो लर्निंग लेवल है वो सरफेस लेवल है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. और सोलो टेक्सोनॉमी का क्या है? इट इज़ अ लेवल नंबर 2 एंड समवेयर इट्स अ लेवल नंबर 3, and it is multi-structured level of understanding of a student about his or her subject. So इसमें क्या होता है? Student understand several ideas that are related to each other in some way, though they may not understand the relationship very well, and they can make some connection, might have learned several bits quite well, but struggle to see the big picture. इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सब्जेक्ट को एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तक पढ़ चुके हो और आपको अपने सब्जेक्ट के मोस्टली अब बेसिक इंफॉर्मेशन याद है, अब आपके जहन में है, अब आप उसको बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, और जो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं अब आप उनको इंटर रिलेट थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन अभी भी आप होल या बिग पिक्चर को समझने से कासिर हो. क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी जो बेसिक अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग की अपने सब्जेक्ट में, उसके कंटेंट में, वो है रट्टा बेस, मेमोराइजेशन बेस और थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन बेस. They still can't really see the organization behind the ideas. To significance is not well understood. Quantity of idea understood has increased, but they are alienated from each other, still quite concrete. Concrete क्या है? कि आप उसे concrete एग्जाम्पल से तो बता सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल पे नहीं बता सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल पूछूं आपकी जोलॉजी के कॉन्सेप्ट की, तो आप उसे जोलॉजी की डोमेन में तो बता सकते हो, लेकिन वो जोलॉजी की डोमेन से निकल के कैसे फिज़िक्स में एंटर होगा, शायद इस बारे में आप ना बता सको. और ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे जो स्टूडेंट्स को होती हैं वो क्या होती हैं? क्वान्टिटी में होती हैं. They know number of things. They remember number of concepts, number of definition, number of formulas, number of multiple ideas and names and phylums and stages. So it is a quantity. Still, it is not a quality. One teacher make student learning outcome फॉर दिस लेवल कि उनको इस लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो कैसे लर्निंग आउटकम बनाते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं? क्लासीफाई, स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब, सॉल्व, प्रूव, एक्सप्रेस, कैरेक्टराइज. सो अब टीचर का काम क्या है और स्टूडेंट का काम क्या है कि अब उसने यूनी स्ट्रक्चर लेवल से मल्टी स्ट्रक्चर लेवल तक आना था, तो कैसे आ सकता है? क्या करे टीचर और क्या करे स्टूडेंट की उसके अपने सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग और बेहतर लेवल पे आ जाए. इंडिविजुअल आइडियाज नीड टू बी ओवरलर्न सो दैट रिट्रीवल ऑफ देम बिकम ऑटोमेटिक. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. और ये किसका काम है? स्टूडेंट का अपना काम है. सो स्टूडेंट का काम ये है कि जो भी उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है या सब्जेक्ट है या जिसमें वो अपने कैरियर परस्यू करने जा रहा है, प्रोग्राम है, उसके जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसकी फाउंडेशनरी नॉलेज है, उसकी फाउंडेशनरी एग्जाम्पल्स हैं, जॉगन्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, एजम्पशंस हैं, वो इसकी फिंगर टिप्स पे अब होनी चाहिए. उसकी फिंगर टिप्स पे इस तरह होनी चाहिए कि वो ओवर लर्न हो चुकी हैं और ऑटोमेटिक हो चुकी हैं. अब आपको जब उसे रिकॉल करना पड़े तो आपको अपने दिमाग पे जोर न डालना पड़े कि पहले ये आता था या वो आता था, डेफिनेशन ये थी या वो थी. इट शुड बी फ्लुएंट कि आपसे पूछा जाए और एकदम यू जस्ट से. फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, यू सेड H2O. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट एट ऑल, एंड दैट इज नॉन एज ऑटोमेटिक रिट्रीवल. इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको सवालात आएंगे एग्ज़ाम में, तो जो आपको रट्टा बेस इंफॉर्मेशन चाहिए वो फ़ौरन आप उसको लिख लोगे और उसके बाद आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो. आपके पास इतना टाइम होगा कि आप मज़ीद उसमें अपनी एग्जाम्पल सोच सकते हो, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन मल्टीपल लेवल्स पे सोच सकते हो. लेकिन अगर आपका फ्लुएंसी ना हुई, आपने ओवरलर्न ना किया हो उन आइडियाज़ को, तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आप ज़्यादातर टाइम सिर्फ चीज़ों को याद करने में लगा दोगे. डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एग्जाम्पलीफाई, जनरेट करने की तो नौबत ही नहीं आई. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट
If you want to move on from unistructure level of understanding to the multi-structure level of understanding in your subject, you have to remember, you have to learn all of the jargons and basic foundational concepts and remember it in your fingertips, जो आपको बगैर किसी इंटेलेक्चुअल मेंटल एफर्ट के फ़ौरन याद आ जाए और आप उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स में दे सको. Students should practice using these ideas to explain things, make sense of information, understanding of how the ideas relate to the world can develop. तो स्टूडेंट की कैसे कर सकते हैं, कैसे उनमें ये डेवलप हो ओवरलर्न और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस कि उन्हें फटाफट याद आ जाए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस. हाउ टीचर्स उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वाया मल्टीपल टेस्ट, वाया मल्टीपल असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़, ड्रिल्स और जिसमें स्टूडेंट से डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करें. जब उससे बार बार आप एक्सप्लेन करते हो, बार बार डिस्कस करते हो एक कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाता है और फिर आप उस कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करते हो कि कैसे वो आपकी लाइफ से, कैसे वो वर्ल्ड में रिलेट होता है और इट कैन डेवलप. तो जब हम मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाए अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात के जवाब किस तरह देते हैं, उनके आंसर कैसे दिखते हैं. दे प्रोवाइड सेवरल रेलेवेंट फैक्ट करेक्टली, आइडेंटिफाई मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिनोमिनन, but these facts are not integrated. There is no explanation that ties the fact to other facts, provide context or relate the fact to relevant consideration and contextual factor. So here we have the same question. अब यही सेम क्वेश्चन टीचर पूछने जा रहा है और अब जो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसे स्टूडेंट की सोलो टेक्सोनॉमी के बारे में, उसका जवाब इस सवाल का क्या होगा. Why use the solo taxonomy to create learning outcome? Look at the answer. It helps you choose appropriate expectation, plan an assessment strategy, organize a useful sequence of learning experience, use outcome to encourage deeper approaches to learning. Now, what do you think about this answer? That is the same question, जो कि हमने प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल के स्टूडेंट से पूछा है, जिसे क्लास में आए हुए शायद पहला दिन था या पहला हफ्ता था. फिर हमने इसे मल्टी स्ट्रक्चर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट से पूछा था जिसको महीना 2 महीना हो चुका था और उसने बहुत से कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट का रट्टा मार दिया था. अब हमने इस सवाल को मल्टी के बाद मल्टी स्ट्रक्चर्ड लेवल पे पूछा यूनि स्ट्रक्चर्ड लेवल से. और कैन यू सी द डिफरेंस इन द आंसर? इफ़ यू नॉट, लेट्स गो बैक टू द यूनि स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल और सी के उसके स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया था. एक स्टूडेंट ने कहा इट हेल्प्स यू चूज एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन. दूसरे स्टूडेंट ने कहा इट हेल्प्स यू प्लान एन असेसमेंट स्ट्रेटजी. तीसरे ने कहा हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज यूजफुल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग. गुड आंसर, बट नॉट एज गुड एज द आंसर ऑफ अ मल्टी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट. और ये हमारा पहला स्टूडेंट था जो कि प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल पर था, जिसको क्लास में आए हुए पहला दिन या पहला हफ्ता गुजरा था. जब यही सवाल हमने उससे किया था तो उसने हमें क्या जवाब दिया था? आई डोंट नो. सो यू कैन बेटर सी इट कि कैसे स्टूडेंट की जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाती, वो उसी सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देता चला जाता है. तो कैसे टीचर्स स्टूडेंट का सिर्फ जवाब देख के पहचान सकते हैं कि स्टूडेंट्स का इस सब्जेक्ट में या इस एरिया में या इस कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है. प्री स्ट्रक्चर का आंसर कैसा था, यूनि स्ट्रक्चर का आंसर कैसा था और मल्टी स्ट्रक्चर का आंसर आपके सामने मौजूद है. गर्ल्स एंड बॉयज, आई होप यू गेट इट. If you are going to have any questions, please ask your teachers and please read out the material that I will going to share on the Google Classroom. Thank you so much.